हेलो एवरीवन, दिस इज विकास पांडे। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि कुछ और टॉपिक्स के बारे में वीडियो चलाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो बेनिफिट्स ऑफ बैंक्स ऑफिसर, इस पर हम बात करेंगे। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सैलरीज, अलाउंसेस, लीज अकोमोडेशन, लीव, इन सब पे बात करेंगे। तो इस पर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट उतनी लंबी वीडियो नहीं होगी जितना लास्ट टाइम लंबी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए बात करते हैं। पहला पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में क्या है कि आईटी ऑफिसर का पोस्टिंग दो जगह पे होगा। पहली बात तो ब्रांच में होगा नहीं, दो जगह पे होता है ये, या जोनल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस में होगा। तो पोस्टिंग का क्या खेल है कि अगर आप जोनल ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में ही होंगे। वहाँ पे भी सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, लाइक रिटेल और इंस्पेक्शन, ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट भी होगा जोनल ऑफिस में। तो आपको आईटी में ही सिर्फ वहाँ पे काम करना पड़ेगा। आईटी मीन्स वहाँ पे बहुत कोडिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, सीधा सिंपल सा काम होगा। जो भी ब्रांचेस को इशू होंगे उनको वेंडर के थ्रू रिजॉल्व कराना होगा, या फिर एटीएम वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे आईटी का ये काम होता है। जोनल ऑफिस में कोडिंग का कोई काम नहीं है, वो सारे हेड ऑफिस पे काम होते हैं। तो अगर आपकी पोस्टिंग हेड ऑफिस में होती है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज है। तो वहाँ पे क्या है, हेड ऑफिस का क्या है कि रूल है। तो हेड ऑफिस का रूल है कि हर एक डिपार्टमेंट में एक आईटी ऑफिसर होना ज़रूरी है। एक आईटी डिपार्टमेंट होता है वो अलग है, उसमें सारे आईटी ही होंगे और सारा काम आईटी का ही होता है। एक होता है कि जो नॉन आईटी डिपार्टमेंट होता है, जैसे रिटेल हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, और विजिलेंस हो गया, कंप्लायंस हो गया। तो ये ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें नॉन आईटी का काम होता है, मतलब टोटली फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है। तो उसमें भी आईटी रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई की तरफ से ये सर्कुलर था कि हर एक डिपार्टमेंट में भी आईटी ऑफिसर होना चाहिए। तो ये चल रहा है पोस्टिंग में। तो इस बेसिस पे आपकी पोस्टिंग होगी। अभी आपको ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कैसी होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ आगे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि वो सारे वर्क कर सकते हैं। तो पोस्टिंग में कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, दूसरा बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, तीसरा बेस्ड ऑन मर्सी, फोर्थ बेस्ड ऑन लक। तो ये कुछ मैंने अपने से लिए, ये बहुत बड़ी थ्योरेटिकल कोई ऐसा नहीं कहीं बुक में लिखा है, ये मैंने अपने से लिया है। फर्स्ट नंबर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन मीन्स जैसा आपका कहीं से कुछ जुगाड़ है तो वैसा भी हो सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप का वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पे है और आप किस डिपार्टमेंट में या फिर किस फील्ड में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उस बेसिस पे भी दिया जाता है। ऐसा बहुत जनरली ऐसा होता नहीं, शायद कुछ बैंक में होता होगा, मुझे नहीं पता। तो ऐसा भी होता है कि आपसे पूछा जा सकता है, उस बेसिस पे आपको पोस्टिंग दी जाए। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पे अच्छा कर पाऊँगा, मेरा यहाँ पे कोर है, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस करके आया हूँ, मैं यहाँ पे वर्क करके आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे है। तो उस बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग सेंटर या फिर एचआर पे डिपेंड करता है कि वो देता है कि नहीं देता। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करते हैं। थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन मर्सी। मर्सी मीन्स अगर आप बोल दिए, या फिर ऐसा कि आपका होम एरिया जो भी जोनल ऑफिस या सर्किल ऑफिस है वो आपके होम टाउन में पड़ रहा है, तो उस बेसिस पे लाइक मर्सी में क्या होता है कि ये शायद लेडीज़ पे ज़्यादा होता है कि उनको होम टाउन का जोन दे दिया जाता है। तो ये होता है, कभी कभी लड़कों के साथ भी हो सकता है, या फिर आपने जो रिक्वेस्ट करी है उस बेस पे मर्सी देख के आपको दे सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन मर्सी भी होता है। और फोर्थ क्या होता है, बेस्ड ऑन लक। बेस्ड ऑन लक मतलब हो सकता है कि आपने कुछ नहीं किया हो, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, तो वो एचआर पे डिपेंड करता है कि आपका लक अच्छा है और आपको होम टाउन में ही जोनल ऑफिस में मिल गई जॉब। तो ये होता है पोस्टिंग के। तो इस पे कई सारे हैं। अगर आपको चाहिए आपकी होम पोस्टिंग या ऐसा कुछ वगैरह है तो आप ट्रेनिंग पे या फिर एचआर से या किसी और से जो सीनियर हो उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। मतलब ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट। बाकी लक पे सारा डिपेंड है। वो लास्ट में इसीलिए मैंने लक रखा है कि आपको लक पे, लेकिन आपको लक जहाँ लेके जाएगा वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, तो ये हुआ पोस्टिंग। सेकंड हम बात करते हैं ट्रांसफ़र का। तो ट्रांसफ़र के अंदर भी वही 4 टॉपिक्स आते हैं, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, बेस्ड ऑन मर्सी एंड बेस्ड ऑन लक। ये सब मैंने खुद से लिया है, ये कहीं से मैंने ऐसा बहुत थ्योरेटिकल नहीं किसी बुक से उठाया है, ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है।
तो बेसिकली क्या होता है, बैंक्स में ट्रांसफ़र जो है बैंक्स की मर्ज़ी से होता है, उनकी पॉलिसी जो भी होती है उनके अकॉर्डिंग होता है। तो वैसे 3 टू 5 ईयर्स का ट्रांसफ़र पॉलिसी होता है, किसी बैंक में 3 साल 5 साल ऐसा होता है। बस डिपेंड करता है, किसी का 3 साल के अंदर भी हो जाता है ट्रांसफ़र, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ भी वही रिकमेंडेशन, रिक्वेस्ट मर्सी लग, मतलब रिकमेंडेशन आपने किसी से बोल के ऐसा बोला कि मेरा ट्रांसफ़र करवा दो, वो वहाँ पे बोल रहे हैं, उस हिसाब से ट्रांसफ़र हो रहा है। रिक्वेस्ट क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट डालते हैं, आपको एक HRMS का पोर्टल मिलता है जिस पे आप अपनी सैलरी वगैरह देखते हैं, तो उस पे आप रिक्वेस्ट डालते हैं। उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आप बाद में समझ जाएंगे। तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र में बेस्ड ऑन मर्सी, लाइक आपने रिकमेंडेशन दिया है या फिर कोई रिक्वेस्ट किया है, तो उस बेस पे आपको बेस्ड ऑन मर्सी आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। लग क्या है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई आपके होम टाउन में या उसके आसपास के जोनल ऑफिस या सर्किल ऑफिस में रिक्वायरमेंट हुई, तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन आपने ना कोई रिकमेंडेशन लेके गए, ना कोई रिक्वेस्ट डाला, तो भी आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो ऐसा होता है ट्रांसफ़र का खेल। आगे नेक्स्ट क्या है, थर्ड हम देखते हैं सैलरी। सैलरी में सैलरी का स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, वो पूरी मैंने सैलरी स्लिप से थोड़ा स्क्रिप्टिंग किया है। तो सैलरी में क्या आता है कि सैलरी डेट डिपेंड करता है, किसी बैंक का 25th को होता है, किसी का सेकंड लास्ट वर्किंग डे या फिर थर्ड लास्ट वर्किंग डे, फोर्थ लास्ट वर्किंग डे, ये सब होता है, सब बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो सैलरी की बात करते हैं। नेक्स्ट में हम स्केल 1 की सैलरी जो PO की होती है, वही IT ऑफिसर की सैलरी होती है, वही बेसिक पे होता है, वही सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पे बेसिक पे क्या है, 36,000, आपकी स्क्रीन पे पूरा कैलकुलेशन दिख रहा होगा। तो बेसिक पे स्केल 1 जो IT ऑफिसर की है वो 36,000। तो अभी जो DA रिवाइज हुआ है वो बढ़ के हो गया है 48.51%। तो 48.51% ऑफ बेसिक पे, तो 36,000 48.51% 17,463.6 ये हो गया। फिर स्पेशल DA होता है वो 16.40% होता है, जो कि 5,904 हो गया। फिर लर्निंग अलाउंस होता है 600 रुपीज़। उसके बाद HRA होता है 7 to 9%, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है आपको कितना कहाँ मिलता है, वो उनकी सिटी और अर्बन और रूरल एरिया के अकॉर्डिंग होता है। बाकी DA अदर्स होता है 5.7%, जो कि टोटल मिला के आपकी जो ग्रॉस इनकम बनती है 64 to 65,000, ऑलमोस्ट 65,000 हम मान के चलते हैं। उसके बाद डिडक्शन होता है, NPS में आपको 10% डिडक्ट करना होगा, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA, 10% उसका हो गया तो 5346.36 आपका, तो 10% उसका हो गया 5346.36 आपका डिडक्शन हो गया NPS का। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये होंगे। इनकम टैक्स आपका कटेगा टैक्स स्लैब के बेसिस पे, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हिसाब से अगर आप उस स्लैब में आते हैं तो आपका कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा। तो 3,000 के आसपास टैक्स होगा आपका स्टार्टिंग में। तो ये टोटल आपका डिडक्शन जो बन रहा है टैक्स को, इनकम टैक्स को मिला के ये हो रहा है 538, 8,000 से 9,000, मतलब आपको 65,000 में ग्रॉस इनकम 65,000 में 8,000 आप माइनस कर दीजिए ऑलमोस्ट। तो 8,000 माइनस करके आपको कितना बन रहा है 57,000। तो 57-56 के आसपास आपकी सैलरी होगी। और इसमें नेक्स्ट क्या है आगे आपका फेस्टिवल एडवांस। अगर आप ये फेस्टिवल एडवांस हम आपको अलाउंस में बात करते हैं डिटेल में, तो फेस्टिवल एडवांस लेते हैं तो उसकी EMI बनती है, अगर आप वो चाहेंगे तो आपका वो EMI बनेगा, तो वो डिडक्ट होगा, बाकी कुछ और नहीं है। तो इतना होगा, मतलब ऑलमोस्ट आपकी 55 to 57 आपकी सैलरी होगी। अभी जो DA रिवाइज होके इतना आया, हम लोग के टाइम पे 53 के आसपास था जब ज्वाइन किया था तब। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। अभी आपको पूरा थोड़ा मैंने जल्दी में समझा दिया तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ये बहुत बेसिक है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं अलाउंस को लेके। तो अलाउंसेस क्या है इसमें, ओके, अलाउंसेस पे हम बात करेंगे। तो अलाउंसेस जो है प्रोबेशन में थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि वो बैंक पे डिपेंड करते हैं। सारे बैंक का अपना अलग अलग पॉलिसी होता है, वो कितना अलाउंसेस देंगे, कितना रिमर्समेंट करते हैं, वो उनका अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, क्लिनजिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब आपको प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा। उसके बाद आप प्रोबेशन आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको फर्नीचर, डिस्कम्फर्ट, स्पेक्टिकल, मोबाइल, हेल्थ चेकअप और
टेलीफोन बिल, ये सब आपको जैसे जैसे प्रमोशन मिलेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हालांकि जो ऊपर के 4 है ना, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट, कन्वेंस, क्लिनजिंग, मेडिकल, ये आपका प्रोबेशन में कम रहेगा। फिर जैसे प्रोबेशन खत्म होगा फिर ये थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर ये डिपेंड करता है बैंक पे कि वो कितना देते हैं। एंटरटेनमेंट 300 रुपये, 500 रुपये, 700, 800, सब बैंक का अलग अलग होता है। न्यूज़पेपर अलाउंस भी ऐसा ही है, 200, 300, 400 ऐसा अलग होता है। क्लिनजिंग भी अलग है सबका, 600, 700, 1000 ऐसा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ऐसा उनका जो भी बैंक का पॉलिसी होता है उस पर हम बात नहीं करेंगे। मेडिकल अलाउंस 10,300 पर ईयर होता है, ये एनम होता है। आई थिंक ये सारे बैंक का सेम है, मुझे क्लियर नहीं, मैंने सबका सर्कुलर नहीं पढ़ा है। तो इतना हो गया। बाकी आपके और जो फर्नीचर, डिस्कम्फर्ट, स्पेक्टिकल, मोबाइल, हेल्थ चेकअप, ये सब भी है, टेलीफोन बिल, ये सब आगे प्रमोशन मिलेगा। तो ये कुछ कुछ स्केल 2 में है, स्केल 3 में है, स्केल 4 में जाके मिलता है। तो ये सारे बैंक का अलग पॉलिसी होती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, इस पर हम अलाउंस में बात कर रहे थे। फेस्टिवल एडवांस, ये भी एक तरह का अलाउंस है, मतलब ये इसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये क्या है कि आपका 1 मंथ का बेसिक पे जो होता है, लाइक आपका बेसिक पे 36,000 होगा ज्वाइन करते ही, तो 1 मंथ का बेसिक पे आपको एडवांस में दिया जाएगा। ये लाइक किसी फेस्टिवल पे आया, आपको एक्स्ट्रा चाहिए खर्च करने के लिए, तो एडवांस में दिया जाएगा। लाइक 36,000 आपके अकाउंट में आ गया। अब वो 10th EMI में विदाउट इंटरेस्ट कटेगा, इंटरेस्ट फ्री आपका EMI होगा 10th। लाइक अब 36,000 लिए तो आप वो 10th मंथ तक 3600 पर मंथ कट जाएगा, आपको डिडक्ट हो जाएगा। तो वही आपकी सैलरी लाइक 55 टू 57 हुई, तो 3600 और माइनस कर लेंगे पर मंथ, तो वो 53 के आसपास चली जाएगी, 53, 54 वो जो भी है। ओके, तो इतना हुआ, ये अलाउंसेस हो गया। ओके, बात करते हैं लीज अकोमोडेशन के लिए। ओके, तो लीज अकोमोडेशन पे बात करें तो ये सारे बैंक का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बैंक के पॉलिसी पर कि वो किस क्लास की सिटी में कितना लीज अकोमोडेशन दे रहे हैं, अर्बन में कितना दे रहे हैं, रूरल में कितना दे रहे हैं। तो ये 18,000 से लेके 30-35,000 तक किए जाता है। 18,000 तो मैं मतलब ज़रूरी नहीं कि 18,000, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ये रूरल में, अर्बन में और कम हो जाता है। तो इस हिसाब से वो बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि किस क्लास की सिटी में, रूरल में, अर्बन में कितना लीज अकोमोडेशन। बट आप जहाँ भी रहेंगे, जितना भी लीज अकोमोडेशन होता है वो उस सिटी के लिए प्रॉपर होता है। इतना कुछ बहुत ऐसा हेडेक लेने वाली बात नहीं कि नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है, लीव डिटेल्स। तो लीव के बारे में बात करते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ CL मिलती है, बाकी और कोई लीव नहीं मिलती, जो कि बहुत लिमिटेड होती है। लाइक अगर उस बैंक की CL जो है हर साल दिसंबर में क्रेडिट होती है, मतलब उस बैंक की जो सारी लीव है वो हर साल दिसंबर में क्रेडिट होती है, और आप अप्रैल में ज्वाइन करते हैं तो आपको 9 CL मिलेगी। मतलब वो दिसंबर तक 9 CL मिलेगी, दिसंबर में जाके आपको फिर वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 साल होने के बाद आपको PL भी मिलेगी, प्रिविलेज लीव, और सिक लीव भी मिलेगा आपको। तो क्या होता है, 1 साल का PL हो जाए 31, सिक लीव होता है 30। ये जो सिक लीव होता है ये हाफ पे 30 आता है, फुल पे आप इसी को करेंगे तो एक छुट्टी के लिए, 1 दिन की छुट्टी के लिए आप 2 अप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा। तो टोटल हुआ 15 दिन सिक लीव, 31 PL हो गया, और CL आपका 12 हो गया। तो इतनी छुट्टी आपको मिलती है। इसके बाद भी आप कुछ और लीव होती है, धीरे धीरे आगे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो आई थिंक आज के लिए हो गया, बहुत जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आपको आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टॉपिक और भी हैं जो रह गए हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बिकॉज वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी होती तो बोरिंग हो जाती है आपको। थोड़ा वीडियो कम हो, छोटी हो, तो आपको पूरी बात समझ में आए, इसलिए। तो जल्दी आएगी, ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और प्रिपरेशन करते रहिए। जल्दी मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा कि किसको बैंक ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि सब पढ़े जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, फिर बाद में आके पछताते हैं और फिर छोड़ देते हैं। 4-5 साल 6 साल गंवाने के बाद, इतना प्रिपरेशन करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद फिर उनको छोड़ना ही पड़ता है। या फिर आपने सुना होगा काफ़ी सारे इंसिडेंट जो SBI और बड़े बड़े बैंक में होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि बैंक किसके लिए बना है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई खूब करिए।